brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology ले बन्छ solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरे अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता, जो रोशन करता है सब रातों को, वो चांद भी तो देखो हर दिन पूरा नहीं होता। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आजकल अगर आप लोग देखोगा, जो पहली बार बच्चे ने जन्म देवे है भैया की माया, और जो पहली बार बच्चे ने जन्म दे चुकी है और बच्चों छोटो है, बे माया बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखे है, उनके स्वास्थ्य के बारे में या उन्हें कहीं रखना चाहिए, उन्हें ध्यान कहीं रखना है, इस सब विषय में जिज्ञासा रखे है, प्रश्न रखे है। आज अपने कने नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश दुधानी हैं, जो कि एक नेपाल से ही डॉक्टर MBBS करया और अब USA में है, बे उरा आयडा है। आज का अपना अतिथि है, उना से इस सब विषय में बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, नियोनेटोलॉजी की पढ़ाई में पीडियाट्रिशियन से एक्स्ट्रा या स्पेशलिटी क्या है और यही सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? तो न्यूनेटोलॉजी आपको 3 साल पीडियाट्रिक्स करने के बाद 3 साल और अध्ययन करना पड़ता है न्यूनेटोलॉजिस्ट बनने के लिए। इसमें जो छोटे बच्चे जब जन्मने के बाद जो छोटे बच्चे में जो प्रॉब्लम आता है, वो बच्चे प्रीमैच्योर भी हो सकते हैं और जो मैच्योर बच्चे में भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है। उस प्रॉब्लम्स को मतलब डील करने के लिए, केयर करने के लिए ये स्पेशल पढ़ाई है। मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए चूज किया क्योंकि जब मैं MBBS कर रहा था नेपाल में, तो मैंने देखा ये फील्ड काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। जब मैं MBBS में इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने देखा जब हम लोग न्यूबॉर्न बेबीज़ का केयर कर रहे थे, तो काफ़ी बेबीज़ का केयर जो साइंटिफिक एविडेंस के बेस में नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने ये फील्ड चूज किया, ये सोच करके कि बाद में मैं इस देश में भी इस फील्ड को आगे बढ़ाने में कुछ योगदान दे सकता हूँ। अच्छा, आपने जैसे MBBS नेपाल से किया, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए आप अमेरिका चले गए, और नेपाल की स्टडी और प्रैक्टिस और USA की स्टडी और प्रैक्टिस में बेसिक क्या डिफरेंस पाते हैं आप? नेपाल की स्टडीज़ और US की स्टडीज़ में काफ़ी डिफरेंस है। एक तो यहाँ पर ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होता है डॉक्टर के पास, वो भी अपने स्तर में तो अपने तरफ से अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन जो पैटर्न है यहाँ पढ़ाई की और प्रैक्टिस की, वो US से काफ़ी डिफरेंट है। हम लोग जो प्रैक्टिकली जो बीमारी है उसमें क्या यूजफुल है, उसको क्या साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस में कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हर ट्रीटमेंट में कोई ना कोई एविडेंस होता है, वो एविडेंस के बेसिस में खाली हम लोग ट्रीट करते हैं। वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट है। दूसरा चीज़ है टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर लोग अपने स्तर में अपने तरफ से अच्छा ही कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो आप ये जो कह रहे हो कि साइंटिफिक एविडेंस के आधार में आप लोग ट्रीट करते हो, तो इसका मतलब क्या, डॉक्टर का अपना मेंटल जजमेंट जरूरी नहीं है? डॉक्टर की पढ़ाई, एक तो पढ़ाई नॉलेज होता है, बेस नॉलेज, उसके बाद एक्सपीरियंस होता है, प्लस उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर का जो रिसर्च होता है डिफरेंट डिजीज़ के बारे में और डिफरेंट ट्रीटमेंट का उन पर क्या असर होता है, उस रिसर्च से पता चलता है कि ये काम करता है मेडिसिन, ये मेडिसिन नहीं काम करता है। तो उसके बेसिस में जो रिसर्च का जो रिजल्ट आता है वो फिर लिटरेचर में वो पब्लिश होता है। तो वहाँ डॉक्टर लोग ज़्यादातर
किताब से भी ज़्यादा ये जो पब्लिश होता है, नया नया जो रिसर्च में नया नया आर्टिकल आता है, उसके बेसिस में मैनेज करते हैं बेबीज़ को। तो एक तो नया जो आधुनिक नया रिसर्च में जो पाया गया है उसको वो लोग यूज़ करते हैं। तो जो करंट नॉलेज है, जो करंट एविडेंस है, वो आप प्रोवाइड करते हैं पेशेंट केयर में। अच्छा, अब जैसे बच्चा जब माँ के पेट में होता है, उस दौरान माँ को अपनी फूड हैबिट्स या फिजिकल हैबिट्स या और बातों का बच्चों पे क्या असर होता है? जैसे कि मैं स्मोकिंग है, ड्रग्स है, या और भी हैबिट्स होती है लेडीज को, उसके बारे में। प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम मतलब ड्यूरेशन है। उस समय माँ को बहुत चीज़ में ध्यान देना पड़ता है। एक तो खाना अच्छा खाना चाहिए, क्योंकि जो माँ खाना खाएगी उसी के बेसिस में बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो गुड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मदर्स। उसके बाद आपको माँ क्या दवाई लेती है या और कोई चीज़ यूज़ करती है वो बच्चे में जा सकता है। जैसे जो माएँ अल्कोहल लेती है तो उसका बच्चे में काफ़ी ख़राब असर होता है। उसको एक सिंड्रोम बोलते हैं, फिटल अल्कोहल सिंड्रोम, वो हो सकता है। उसमें बच्चा छोटा होगा, बच्चा की दिमाग मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, और भी काफ़ी फीचर्स वगैरह एबनॉर्मल हो सकते हैं। और भी ड्रग्स वगैरह जैसे कोकेन और ओपीएम या कोई और भी ड्रग्स होते हैं, सबका असर बच्चे में होता है। इसलिए माँ ये जो 9 महीना होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उस समय माँ को बहुत सावधानी रखना चाहिए कौन सी मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेडिसिन हैं वो माँ को नहीं लेना चाहिए जब प्रेग्नेंट रहती है माँ। अच्छा, जैसे अभी आपने एबनॉर्मलिटी की जो बात कही, तो बहुत से बच्चे जब होते हैं बर्थ से ही डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। वो क्या माँ की गलतियाँ या फिर जेनेटिक भी आती है? माँ की गलतियाँ कम ही चीज़ में होती है। ज़्यादातर ये क्या होता है कि आपको जेनेटिकली होती है, और कभी कभी कोई मेडिकेशन के कारण हो सकता है। लेकिन जनरली जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो माँ के जो डॉक्टर होते हैं OBGYN, वो मेडिकेशन वो लोग नहीं चलाते हैं, और वो लोग माँ को सावधान करते हैं कि आप और भी कोई मेडिकेशन मत लीजिए। तो कोई भी माँ मेडिकेशन लेती है तो उसमें माँ को हरदम डॉक्टर से पूछना चाहिए कि ये मेडिकेशन ठीक है कि नहीं। और बच्चे में काफ़ी जैसे कंजेनाइटल डिसऑर्डर सब हो सकते हैं, सिंड्रोम सब हो सकते हैं, वो सब प्राय जेनेटिकली होती है। उसमें माँ का कोई गलत रोल नहीं होता है। अच्छा, जैसे बच्चों को माँ का दूध, जो ब्रेस्ट फीडिंग की हम लोग बात करते हैं, वो कितना ज़रूरी है और उससे क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है, और कब तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी है? ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज़। ब्रेस्ट मिल्क जैसे आपको एक अमृत समान है, जिसमें बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सब इमैच्योर होता है। तो उस इमैच्योर सिस्टम के लिए आपको जो ब्रेस्ट फूड होता है उसमें हर चीज़ होता है जो वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, हर चीज़ उसमें एडिक्वेट अमाउंट में होता है। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क ही बच्चे को पिलाना चाहिए। और ब्रेस्ट मिल्क जनरली आपको 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब उस दौरान आप बच्चे को कुछ मत दीजिए, पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि माँ बच्चे को खाली ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो पानी का मात्रा और जो भी न्यूट्रिशन चाहिए बच्चे को वो पूरी मिलता है। तो माँ जैसे जो वर्किंग वुमन अपने ब्रेस्ट फीडिंग जो है बच्चे को, वो तो रेगुलर इंटरवल टाइमिंग में तो दे नहीं सकती, तो उनको क्या करना चाहिए फिर? उनको वो एक्सप्रेस कर सकती हैं ब्रेस्ट मिल्क को। एक्सप्रेस ब्रेस्ट पंप आते हैं आजकल, वो ब्रेस्ट पंप यूज़ करके मिल्क को एक्सप्रेस करके उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके रख सकते हैं, और बाद में जब यदि टाइम मिला तो ब्रेस्ट फीडिंग भी कर सकती हैं, टाइम नहीं मिला उस टाइम उसको अच्छा से बॉटल में डाल के फिर पिलाया जा सकता है। तो ये जो सेव करने की जो आप बात कर रहे हो फ्रीज में रख के, वो कितने आवर्स तक सेव किया जा सकता है? 1 महीना तक भी रख सकते हैं। 1 महीना तक भी रखने से वो यदि फ्रीजर में है, फ्रीज्ड है, तो काम मतलब वो पिलाया जा सकता है, वो सेफ है। और फ्रीज में ना रख सकने वाले भी बहुत लोग होते हैं। जैसे अगर नेपाल के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ऐसी भी बहुत सी जनता है जिनके पास फ्रीज खरीदने की भी व्यवस्था नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा? उस समय आप कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं रख सकते बाहर, लेकिन कुछ घंटे तो रख सकते हैं। 2-4 घंटा रख सकते हैं, 2-3 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अच्छा, और ये जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, आप बोल रहे हो 6 महीने तक कराना चाहिए, ज़रूरी है,
पानी भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा और क्या मिलता है बच्चे को? एंटीबॉडीज़ भी उससे मिल जाती है क्या? हाँ, तो बच्चे का एक तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है जब वो जन्मते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है कि मदर जो अपने लाइफ टाइम में डिफरेंट इन्फेक्शन से एक्सपोज होती है, तो वो सारा एक्सपोज होने के बाद मदर में एंटीबॉडी सब डेवलप होता है, वो बच्चे को वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू मिलता है। तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स तक बच्चे को लड़ने का क्षमता इन्फेक्शन से माँ के ब्रेस्ट मिल्क में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनसे मिलती है। तो ब्रेस्ट मिल्क इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, आपको इन्फेक्शन, आप बाहर के दूध पिलाएंगे, आपको काफ़ी बोतल को सफ़ा करना होगा, पानी का हर चीज़ में कंटामिनेशन होने का चांस होता है। ब्रेस्ट मिल्क बहुत ईजी होता है, आप उसमें कुछ तैयारी भी करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, और हर माँ को ब्रेस्ट फीडिंग ही करना चाहिए। अच्छा, बच्चों को अपना दूध पिलाने से माँ को फ़ायदा क्या और बेफायदा क्या? क्योंकि आजकल एक चीज़ माएँ ये भी सोचती है कि मेरा फिगर बिगड़ जाएगा बच्चे को अगर मैं मेरा अपना ब्रेस्ट फीड करती हूँ। तो पहले तो बच्चे को क्या फ़ायदा है, अपने लोग एक दो बात किए। और भी क्या है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उसके बाद मैं माँ के बारे में बताऊँगा, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वो लोग ओबेज भी नहीं होते हैं। ओबेसिटी, आजकल बच्चे में ओबेसिटी का काफ़ी बड़ा चर्चा में है अभी। ये ओबेसिटी बोलने से हिंदी में क्या कहेंगे? ओबेसिटी मतलब मोटापा। अच्छा। जो बच्चे मोटापा भी होना अच्छा चीज़ नहीं होता है, क्योंकि वो फ्यूचर में जो बच्चे मोटे होते हैं बच्चे में, वो लोग फ्यूचर में उनको डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन सब होने का ज़्यादा चांस होता है। इसलिए जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं, वो बच्चे कम मोटे होते हैं इन कंपेरिजन टू जो बच्चे फार्मूला फीडिंग करते हैं। तो ये बच्चे में फ्यूचर में भी आपको ये सारी बीमारियां कम होती हैं। तो ये भी और फ़ायदा हुआ। दूसरा, माँ को क्या फ़ायदा है? तो माँ को जो प्रेगनेंसी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जो मदर बच्चे को दूध पिलाती है वो चेंजेस जल्दी वापस रिकवर होती है। तो जो एक माँ लोग को मिसकंसेप्शन हो सकता है कि बच्चे को दूध पिलाने से उनका अपीयरेंस में खराबी मतलब आ सकता है, वो एक मिसकंसेप्ट है। क्योंकि दूध पिलाने से बल्कि जल्दी माँ वापस अपने प्री प्रेगनेंसी लेवल में जा सकती है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग की हुई माँ को ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी कंट्रासेप्शन का काम करता है। जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है वो तुरंत जिस समय में ड्यूरेशन में ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उनका फिर प्रेग्नेंट होने का चांस भी कम होता है। तो एक नेचुरल कंट्रासेप्शन का भी काम होता है। और डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। बच्चा जन्मते ही, जैसे एक परंपरा से चली आई है, जन्म घुटी देना या शहद चटा देना, और जैसे अपने अपने बिलीफ के हिसाब से और भी कुछ कुछ कर लेना, तो इनसे साइंटिफिकली क्या फायदा है या क्या नुकसान है इससे? तो ये सारी चीज़ को प्री लैक्टियल फीड बोलते हैं। जो शहद देना या जन्म घुटी देना या पानी देना, ये सब चीज़ अपने संस्कार में भी काफ़ी है। और ये सब चीज़ एक मिसबिलीफ है, सुपरस्टिशन है। अपने लोग को इस सब चीज़ को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये सब में कंटामिनेशन भी हो सकता है। जैसे आपको हनी में बॉटुलिज्म बोल के एक इन्फेक्शन होता है, वो कंटामिनेशन होता है। इसलिए हनी खिलाने से जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता है उसको हनी नहीं देना चाहिए। वैसे ये जन्म घुटी वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहिए। माँ बच्चे के लिए सबसे कोई भी चीज़ हो तो सबसे बेहतर है आपको ब्रेस्ट मिल्क। वो देने के बाद बच्चे को कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, छोटा बच्चा, वो भी 2-4 महीने का जो बच्चा होता है, वो अपनी तकलीफ तो बता नहीं सकता, तो उसको समझने का तरीका क्या है? कैसे कैसे समझा जा सकता है कि इसको क्या तकलीफ है? तो एक तो माँ को अपना बच्चा थोड़ा भी जैसे यूजुअल से अनयूजुअल होता है, उसको थोड़ी भी तकलीफ होती है तो उनको तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वो जनरली डे बाय डे जैसे एक्टिविटी करता है उसमें चेंज आती है। बच्चे लोग यदि दूध या खाना ठीक से खा रहे हैं, आपको उनकी एक्टिविटी लेवल में कोई चेंज नहीं है, वो अपना सूसू और पोटी सही ढंग से कर रहे हैं, तो ज़्यादातर प्राय जैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस सब चीज़ में यदि कोई भी चेंज आती है, जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम होता है तो फर्स्ट थिंग वो लोग करते हैं, आपको दूध पीना बंद कर देते हैं। तो इस सब सिम्टम्स से आपको मालूम पड़ता है कि बच्चा कम एक्टिव है या ज़्यादा ही रो रहा है
या आपको दूध ठीक से नहीं पी रहा है तो कुछ बच्चे में खराबी हो सकता है। जैसे आपने ये सुसु पोटी वाली जो बात कही, एक नॉर्मल बच्चा क्या ड्यूरेशन होता है उसका सुसु पोटी करने का या फीडिंग लेने का, क्या ड्यूरेशन होता है उसका? तो नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं जन्म के बाद सुसु 12 घंटा के अंदर में करते हैं, लेकिन यदि बच्चा 24 घंटा तक भी सुसु नहीं करे तो भी नॉर्मल है, और पोटी 48 घंटा तक भी नहीं करे तो नॉर्मल है। और आपको फीडिंग बच्चे का, हर बच्चे लोग डिफरेंट वे में फीडिंग करते हैं, लेकिन जनरली वो लोग 2 से 3 घंटे में बच्चे लोग फीडिंग करते हैं, और कोई बच्चे 3 से 4 घंटे तक में फीडिंग करते हैं, और कोई बच्चे को 1 से 1.5 घंटा में भी फीडिंग चाहिए। ये सारे नॉर्मल वेरिएशन है फीडिंग के। तो फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में बच्चे लोग यही ड्यूरेशन में फीडिंग करते हैं। छोटा बच्चा जो है कितनी देर तक सोता है, या फिर यूं कहूं कि कितनी देर तक सोता रहे तो माँ को उसके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है? तो जब बच्चे जन्मते हैं वो कुछ महीनों तक वो लोग दिन में 18 से 20 घंटा तक सोते हैं, यदि आप टोटल में लेंगे दिन और रात करके, तो ये सब नॉर्मल है। कोई बच्चा 16 घंटा भी सो सकता है, कोई बच्चा 21 घंटा भी सो सकता है, तो ये सब नॉर्मल वेरिएशन है। लेकिन बच्चा जो फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में हर 3-4 घंटा में उठ के फिर दूध पीता है और फिर सोने चला जाता है, तो ये नॉर्मल पैटर्न है। यदि बच्चा 6-7 घंटे से ज़्यादा समय तक सोए तो जनरली फर्स्ट फ्यू मंथ्स लाइक 1-2 महीने तक बच्चे को रात में भी 3-4 घंटे में उठा के दूध पिलाना चाहिए। वो 4-5 घंटा तक सोए तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे का जो स्टोमक होता है वो छोटा होता है, तो इसलिए उनको फ्रीक्वेंट फीडिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन 3 महीने के बाद बच्चे एवरेज में 13-14 घंटा सोते हैं और रात में 7-8 घंटा स्ट्रेच में सो सकते हैं, तो उस समय आप बच्चे को उठा के दूध पिलाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने कहा जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है, तो अब ये बताइए कि जब माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो क्या क्या प्रिकॉशन रखना उसको जरूरी है? एक तो ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले हाथ का सफाई करना चाहिए, हाथ साबुन से धोना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। और दूसरा, अपना ब्रेस्ट को भी सफा रखना चाहिए। एक बार ब्रेस्ट फीडिंग करते समय कमती में 10-15 मिनट ब्रेस्ट फीड करना चाहिए बच्चे को। और बच्चा यदि दिन में 6-7 बार उनका डायपर चेंज कर रहे हैं या सुसु कर रहा है तो इसका मतलब होता है बच्चा इनफ दूध पी रहा है, तो ये सब चीज़ प्रिकॉशन लेना चाहिए बच्चे को। अच्छा, अभी आपने जो डायपर चेंज का जो बात बताया, तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी भी होती है कि बच्चा को कहीं लेके बाहर गए हैं, डायपर लगाया हुआ है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी लग सकता है बाहर गए हुए आदमी को, तो उससे क्या मतलब उसमें क्या करना चाहिए वैसी स्थिति में? तो ज़्यादातर यदि बच्चा सुसु किया या पोटी किया है तो उसको ज़्यादा समय तक डायपर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, डायपर रैश हो सकता है, क्योंकि सारे ये सुसु और स्टूल में केमिकल सब होते हैं जो इरिटेट कर सकते हैं स्किन को, और डायपर रैश हो सकता है। इसलिए ज़्यादातर वो एरिया को ड्राई रखना चाहिए। तो यदि आपको पता चला कि यदि बच्चा पोटी कर चुका है तो बेटर होता है कि उसको जल्द सफा किया जाए और चेंज किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, विश्वकप फुटबल 2014 को आयोजक राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए जर्मनी, अप्सन बी ब्राजिल, अप्सन सी नेदरल्यान्ड्स र अप्सन डी अर्जेन्टिना। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफटी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen.
अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजेश दुधानी जी से आओ ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा, माँ को जैसे कैसे कैसे रोग हो जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग रोकना चाहिए, या समझ लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, इस सब स्थितियों में ब्रेस्ट फीडिंग को रोक देना चाहिए या जरूरी नहीं? जरूरी नहीं है। जब माँ को सर्दी खांसी हुई तो उस समय ब्रेस्ट मिल्क देना और ज़्यादा फायदेमंद है बच्चे को, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न्स, उनमें एंटीबॉडीज़ नहीं होता है। जो माँ एक्सपोज होती है सारे इन्फेक्शन से और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, वो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे को जाएगा, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। इस समय माँ को थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए, हाथ वगैरह ज़्यादातर धो के बच्चे को पकड़ना चाहिए और ज़्यादा लोगों को बच्चे के पास नहीं आने देना चाहिए, और बच्चे को जो भी हैंडल करे हाइजीन मेंटेन करे, हाथ साबुन से धो के बच्चे को लेना चाहिए। तो माँ की जो छोटी मोटी बीमारी प्रॉब्लम होती है उसका कोई असर नहीं, कोई डरने की बात नहीं? कोई डरने की बात नहीं है। जनरली यदि माँ को कैंसर है और वो कीमोथेरेपी में है, उस समय बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। या माँ को जनरली डेवलप कंट्री में HIV होता है, तब माँ को दूध नहीं पिलाने के लिए बोला जाता है। लेकिन अंडर डेवलप कंट्री में माँ को HIV भी होता है तो भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितनी माएँ होती हैं जो दूध खरीद नहीं सकते हैं फार्मूला, और बेनिफिट और हार्म देखा जाता है तो ब्रेस्ट मिल्क पिलाना ज़्यादा बेनिफिशियल देखा जाता है इन कंपैरिजन टू नहीं पिलाना। फार्मूला फीडिंग, डब्बे का दूध हो, लीटो हो, या फिर गाय का दूध भी बच्चों को देते हैं लोग, ये कितना सही है या ये नहीं करना चाहिए? ये जहाँ सक भर ये फार्मूला फीडिंग नहीं देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि जितनी कोशिश फार्मूला बनाने वाली कंपनी जितनी भी कोशिश करके ब्रेस्ट मिल्क जैसा बनाने का कोशिश किए हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बना पाए, और फार्मूला फीडिंग से बच्चा ज़्यादा ओबीज भी होता है, जैसे मोटापा ज़्यादा हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन होने का चांस भी ज़्यादा होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बच्चे को वो जो माँ की दूध से मिल सकता है वो फार्मूला से नहीं मिल सकता है, इसलिए फार्मूला फीडिंग नहीं करना चाहिए। और गाय की दूध भी आपको 1 साल तक गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए। जो 1 साल से बड़ा होने के बाद आप गाय का दूध पिला सकते हैं, क्योंकि उससे पहले दूध पिलाने से उसको काउ मिल्क एलर्जी होने का चांस ज़्यादा होता है, उसमें आयरन डेफिशिएंसी होने का चांस ज़्यादा होता है, और उससे एंटीबॉडीज जो इन्फेक्शन से फाइट करने का जो क्षमता होता है वो भी कम मिलता है, तो 1 साल तक नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा, आजकल बहुत से लोग, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, इंटरनेट में जा करके इंटरनेट से बहुत सी बातों को समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बच्चे के बारे में हो या कोई भी बारे में, तो और उसमें जो बातें बताई हुई रहती है वो उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। तो एज ए डॉक्टर वो कितना हद तक उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है, हर लोग इंटरनेट में जाके देखना चाहते हैं क्या है, लेकिन इंटरनेट में जो लोग लिखते हैं वो एक कॉमन आदमी भी होते हैं, डिफरेंट आदमी लोग अपना जो एक्सपीरियंस होता है वो लिखते हैं, वो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ नहीं हो सकता है, काफ़ी चीज़ गलत भी हो सकता है और काफ़ी चीज़ पूरा नॉलेज भी नहीं हो सकता है। इस तरह की जो पढ़ के अपने लोग अपने आप में अपना जो प्रैक्टिस में यदि लोग उसको यूज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा से ज़्यादा हानि हो सकता है, हार्म हो सकता है। इसलिए मेरे विचार में इंटरनेट में पढ़ के आदमी को एक तो ज़्यादा चिंता भी हो जाता है, क्या हो गया, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और एग्जैक्ट चीज़ क्या हो रहा है पता भी नहीं चलता है। इसलिए इंटरनेट के आधार में बच्चे को ट्रीटमेंट या बच्चे का केयर नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सी ऐसी सिचुएशन भी होती है जो इंटरनेट में पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चे में है तो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो भी नीचे दिया हुआ रहता है लास्ट में, तो फिर वो वर्स्ट केस सिनेरियो थिंक करने से भी तो और वर्स्ट पोजीशन आ सकती है। हाँ, सही बताया आपने, सही बात बताया। आप इंटरनेट में काफ़ी चीज़ लिखा हुआ रहता है जो आपके बच्चे में लागू नहीं हो सकता है, लेकिन आप ज़्यादा चिंता ले सकते हैं
कि मेरे बच्चे में ये पाया जा रहा है, ये सिम्टम्स है, और वो उसका गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसलिए भी इंटरनेट में ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, वो रिलायबल सोर्स नहीं है। थोड़ा बहुत ज़रूर ज्ञान बढ़ता है इंटरनेट से, लेकिन जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज़ जो बहुत डेलिकेट होते हैं उसमें सावधानी ज़्यादा बरतना चाहिए। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम लगता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर के यहाँ ही ले जाना चाहिए। अच्छा, छोटे बच्चे पे सनलाइट का क्या रोल है? छोटे बच्चे में अपने संस्कार में अपने लोग सनलाइट में रखते हैं, तो इसका फ़ायदा भी है, बेफ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या हो सकता है, जैसे छोटे बच्चे में फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ 4 to 5 डेज उनको जॉन्डिस होता है, ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे में वो लेवल बढ़ भी सकता है। तो सनलाइट में रखने से वो सनलाइट हेल्प करता है। दूसरा, विटामिन डी भी सनलाइट में रखने से मिलता है, लेकिन जो सनलाइट में डायरेक्ट सनलाइट मिलता है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, वो बच्चे की स्किन के लिए हानिकारक होते हैं। और भी डायरेक्ट सनलाइट मिलने से और भी हानि हो सकता है, बच्चा डिहाइड्रेटेड हो सकता है। इसलिए ज़्यादा समय तक सनलाइट में रखना नहीं चाहिए। रखे भी तो सवेरे के समय में या इवनिंग के टाइम में, रूम में जो लाइटेड रूम में जो सनलाइट का रेस के कारण लाइट है उसमें आप आधा से 1 घंटा रख सकते हैं। और डायरेक्ट सनलाइट में भी कुछ शेड करके तो रख ही सकते हैं। कुछ शेड करके आजकल कुछ जगह वो साइंटिफिकली प्रूवन कैनोपी टाइप के होते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करती है, उस टाइप की कैनोपी में रख सकते हैं। अच्छा, और छोटे बच्चे को नहलाने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? तो छोटे बच्चे जनरली जब तक उनका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है तब तक आप उसको हफ्ते में 2 या 3 बार स्पॉन्ज बात कर सकते हैं, और जब एक बार अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हुआ? अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि में जो कॉर्ड होता है वो बचा हुआ, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और उसके बाद भी बच्चे को हफ्ते में 2-3 बार नहलाने से इनफ है, क्योंकि ज़्यादा नहलाने से और ज़्यादा साबुन वगैरह लगाने से भी बच्चे का स्किन ड्राई हो सकता है और बच्चे को रैश वगैरह आ सकती है। अच्छा, बच्चों को जैसे मसाज करना कितना आवश्यक है और किन किन चीज़ों से? जैसे अपनी परंपरा है सरसों के तेल से करते हैं, कुछ लोग ब्रांडी मिक्स करके भी करते हैं, वैसे ही एक ये भी होता है कि बच्चे की बाद में जाके आवाज़ अच्छी हो ये बोल के बादाम घस के खिलाया जाता है। ये सब कितना सही है? मसाज करना बच्चे के लिए फ़ायदाजनक होता है। हल्के हाथ से मसाज करना चाहिए, उनको सूदिंग भी फील होता है और उनके जो मसल्स डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है। लेकिन जो ब्रांडी वगैरह यूज़ करते हैं वो सब यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रांडी जो अल्कोहल होती है वो इवापोरेट हो सकती है और जो शरीर का टेम्परेचर होता है उसको लो कर सकता है। इसलिए हल्के जो सरसों का तेल जो अपने समाज में यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ मिलाना नहीं चाहिए। और अपने समाज में कान में भी, बच्चे के कान में भी तेल डालने का आदत होता है, कान में, नाक में वो सब नहीं डालना चाहिए। उससे आपको कान खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है और उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है। अच्छा, हम फिर एक ब्रेक और लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद बात करेंगे। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, उनके बाद बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावांगा। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, विश्वकप फुटबल 2014 को आयोजक राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए जर्मनी, अप्सन बी ब्राजिल, अप्सन सी नेदरल्यान्ड्स र अप्सन डी अर्जेन्टिना। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइन्डर 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ।
Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रिज सीमेंट, सॉलिड टेक्नोलॉजी ले बन्छ सॉलिड सीमेंट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश डुढानी जी से और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। जैसे न्यूबॉर्न बच्चे के लिए बहुत सी ऐसी सिचुएशंस भी आती है, न्यूबॉर्न बोलने से मैं 2-3 महीने तक का बच्चे की भी बात कर रहा हूँ, जिनको एयर ट्रैवल कराना जरूरी हो जाता है। तो उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्योंकि मैं नेपाल के कंटेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि हर जगह सब फैसिलिटीज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो क्रिटिकल कंडीशंस भी आ जाती है जहाँ की उसको एयर ट्रैवल कराना ही पड़ेगा आपको। तो वो कितनी रिस्की होती है और उसमें प्रिकॉशंस कैसे लेने होते हैं? तो ज़्यादातर आपको सकभर हो सके तो 2-3 महीने तक बच्चे को एयर ट्रैवल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब फ्लाइट में एक क्लोज स्पेस में काफ़ी लोग होते हैं और वो क्लोज स्पेस में ही वो लोग सांस लेते हैं, तो इन्फेक्शन का चांस बच्चे को ज़्यादा हो सकता है। लेकिन बच्चे को ज़रूरत है तो ऐसा कोई साइंटिफिक रिकमेंडेशन नहीं है कि बच्चे को आज की जो आधुनिक एरोप्लेन वगैरह होते हैं उसमें जो एयर प्रेशर्स वगैरह होते हैं वो मेंटेन्ड होती है, इसलिए उनको ट्रैवल करना होगा। यदि कोई दूसरा उपाय नहीं है तो करा सकते हैं। 2 चीज़ होता है, एक उनको जब लैंडिंग के समय में और टेक ऑफ के समय में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है कान में, तो उस समय उनको आप कुछ चीज़ बॉटल सॉक करने के लिए दे सकते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, जिससे उनको इजी फील होगा। अच्छा, छोटे बच्चे के लालन पालन में फादर का रोल क्या? फादर का बहुत ज़्यादा रोल है। माएँ काफ़ी बिजी भी होती है, उनमें उनको हेल्प करना चाहिए फादर को। बच्चे का बॉन्डिंग जब बच्चा जन्मता है, शुरू से ही उसका बॉन्डिंग और इमोशनल अटैचमेंट का शुरुआत होती है। तो वो जब माँ दूध पिलाती है तो दूध पीते समय स्किन टू स्किन टच होता है, वैसे वो लोग माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं। वैसे फादर लोग भी स्किन टू स्किन टच कर सकते हैं, जो नेकेड बच्चे को अपने नेकेड स्किन में रख के कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। उससे फादर का भी इमोशनल अटैचमेंट बच्चे के साथ होगा और बच्चे का भी फादर के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लास्ट 6-7-8 मंथ्स का जो लास्ट टाइमिंग होता है, उसमें पेडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट के साथ का फॉलोअप कितना जरूरी है? कि वो कोई आवश्यक नहीं? गायनों में अगर गायनों के फॉलोअप में आप रहते ही हो तो वो जरूरी है कि नहीं? अल्ट्रासाउंड करवाते हैं बच्चे, फीटल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, माँ का अल्ट्रासाउंड। उस समय यदि कोई प्रॉब्लम दिखती है या कोई प्रॉब्लम उसमें यदि है तो आप जनरली जो ओबीजी गायनी डॉक्टर होते हैं वो नियोनेटोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करते हैं, क्योंकि उनका जानकारी होने से वो मदर को काउंसलिंग में कि ये क्या प्रॉब्लम है और इससे क्या हो सकता है, उसमें मदर को नॉलेज देते हैं और मदर प्रिपेयर रहती है कि मेरा बच्चा जन्मने के बाद उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन नॉर्मल यदि न्यूबॉर्न है तो जन्म से पहले कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, छोटे बच्चे को लाइट, स्मेल और साउंड, ये 3 चीज़ का कितने दिनों के बाद उनको पता चलना शुरू होता है आफ्टर द बर्थ? स्मेल का क्षमता जैसे ऑल्फैक्टरी सिस्टम, हियरिंग सिस्टम और जो विजन होता है उसका डेवलपमेंट जब बच्चा पेट के अंदर ही होता है तब से शुरू होता है और धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मैच्योर्ड होता है। तो जब आप बच्चे जन्मता है तो उससे आप बात करते हैं तो वो आई टू आई कांटेक्ट करता है, तो पता चलता है कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट का भी एक साइन है और दूसरा उसका विजन का डेवलपमेंट का भी साइन है। प्लस जब आप बच्चे को कान में क्लिक करते हैं या कुछ करते हैं तो वो अपना कान उधर ले जाता है। तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट ये बच्चे माँ के पेट से ही शुरू होता है। माँ में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण से प्रीमेच्योर्ड बेबी को बर्थ देना पड़ता है, या फिर बच्चे में भी कुछ होता है जिससे प्रीमेच्योर्ड निकालना पड़ता है?
तो ये प्रीमैच्योरिटी क्यों होती है, इसका भी काफ़ी रिसर्च हो रहा है। काफ़ी रीज़न होते हैं प्रीमैच्योर होने का, और एग्जैक्ट कितने बच्चे प्रीमैच्योर होते हैं उसका कोई रीज़न अभी तक पता नहीं। तो जो जेनेटिकली भी बोलते हैं, कोई मदर होती है एक बार प्रीमैच्योर बेबी देती है, वो उनका फिर प्रीमैच्योर बेबी देने का चांस ज़्यादा होता है। और यदि मदर को इन्फेक्शन हुआ कोई तो भी बच्चे को प्रीमैच्योर बर्थ दे सकते हैं। दूसरा, उनका यूटेरस का बनावट कैसा है और यूटेरस का सेंसिटिविटी जो रिसेप्टर सब होते हैं उसमें भी डिपेंड करता है। तो उसका एग्जैक्ट काफ़ी रीजन है, लेकिन काफ़ी ऐसे रीजन से जो पता नहीं अभी तक कुछ पता फाइनल नहीं है, क्योंकि ऑन द डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन निकालना पड़ जाता है। हाँ, निकालना पड़ जाता है। कभी कभी मदर को हाई ब्लड प्रेशर होता है और उसके कारण बच्चे को इनफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिल सकती है, तो उस समय डॉक्टर लोग बच्चे को सी सेक्शन करके या इंड्यूस करके बाहर निकालते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थे यहाँ नेपाल में राष्ट्रीय मारवाड़ी परिषद से स्कॉलरशिप लेकर के MBBS करया, उसके बाद US में जाके पढ़ा और बैठे सेटल हो गया, तो थाना कभी फील को नहीं होगा कि नेपाल के प्रति भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्हें थे आगे क्या निभाने की सोचो? मैं बाहर ट्रेनिंग लियो बैठा और आगे ट्रेनिंग लियो, लेकिन मेरी बेसिक मतलब मैं अठे बड़ो हो अठे पढ़ो MBBS अठे से किया हूँ, तो मना एहसास है कि मना कुछ इस देश के लिए करना चाहिए, अपने समाज के लिए करना चाहिए। नेपाल मारवाड़ी परिषद भी मैंने हेल्प की थी मेरा पढ़ाई में, तो मेरा भीतर से मना एहसास है कि आप मना कुछ करनू है और मैं हरदम मैं तैयार हुई कुछ भी करने के लिए। एक चीज़ मैं कि देखूँ हूँ कि मेरी जो फील्ड है या फील्ड नेपाल में काफ़ी अंडर डेवलप्ड है। अठा जो भी NICU है, न्यूनेटल ICU काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, तो यह फील्ड ना मैं डेवलप करना चाहूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ टेली मतलब राउंड बोलिया करे है, तो थे लोग बैठे बैठ के भी बातचीत तो कर सको हो? हाँ, मेला कर सका। हाँ, मेला का जो यूनिवर्सिटी में है पूरी सिस्टम है, तो कोई भी बच्चों अठा यदि बीमार है तो बिना बट सा अठा का डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दे सका हाँ, या बच्चा ने देख कर बी की मैनेजमेंट भी कर सका हाँ। क्योंकि मेला का लेवल में न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ, तो मेरी काम ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन ही देना हुआ। अंत में दर्शक ने क्या कहना चाहोगा? दर्शक ने यही कहना चाहूँ कि एक तो जब बच्चा हुआ तो माँ की रोल बहुत ज़्यादा है। बेलों की जो काम हुआ, जो जब मेरी बेटी हुई तो मैंने रियलाइज हो कि माँ की कितनी काम है, और एक मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था, 20 से भी ज़्यादा काम एक माँ न करना पड़ा। तो आपका जो जेंट्स लोग हैं बिना यह चीज़ सोचना चाहिए कि एक मदर है बच्चा की इतनी देखभाल कर रही है, सवेरे से लेकर रात तक खानो खिलानो, सुलानो, कपड़ा चेंज करनो, डायपर चेंज करनो, बीमा कट्ठे भी आप जो जेंट्स लोग हेल्प कर सका हाँ तो हेल्प करना चाहिए। इन कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है, और हिमालय टेलीविजन की तरफ से यह छोटी सी भेंट आपके लिए। धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश दुधानी जी से, और आप लोग इना की बात सुनिया, इन बात पर आप लोग जरूर से गौर करोगा। इतनों कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्ये स्वर साम्राज्ञी उपाधि पाउने गायिका को हुन्? अप्सन ए तारा देवी, अप्सन बी अरुणा लामा, अप्सन सी मीरा राणा र अप्सन डी मेलवा देवी। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी अरुणा लामा। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 45 33 18 98, 98 41 46 55 16, 98 41 0 32 1 72, 98 11 37 27 30, 97 41 3 0 0 1 92। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 5 11 26 8 14, 98 5 11 10 1 75। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 47 26 64 50। बधाई छ।
यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। विश्वकप फुटबल 2014 को आयोजक राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए जर्मनी, अप्सन बी ब्राजिल, अप्सन सी नेदरल्यान्ड्स र अप्सन डी अर्जेन्टिना। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसमा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सचर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेभ ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाज़त दो। और ई कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए YouTube में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री